बताया गया, फार्मर कहते हैं जी जब 300 हमारे जानवर हो जाएंगे ना तो हम वॉशरूम बना देंगे। ये गलत चीज़ें हैं। मैं बहुत जो है ना जी फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे बात करूंगा, ये चीज़ें गलत हैं। बात ये ना हो कि कोई बंदा आपके फार्म पे विजिट करने आया और सफाइयां देते रह जाए। बंदा बाहर से आया, उसको पता लगे यार कि काम प्लान के तहत हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया गया है। लोग तो याद रखिएगा कि फार्मिंग नेगेटिव नहीं है, मसला है हमारा, हम उसको उस अंदाज से करते नहीं है जिस अंदाज से करनी चाहिए। जब हम एक बंदे को गाय देते हैं ना, वो कहता है 25 लीटर वाली गाय दे दो, तो हम कुछ बातें उसके साथ करते हैं। हम कहते हैं अगर 25 लीटर वाली गाय लेनी है तो पंखा देना पड़ेगा, नंबर 1, शावर देना पड़ेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं जी आज मौजूद हूँ, ये लैंड जो है यहाँ से 7 किलोमीटर के फासले पर डींगा शहर है जी, ठीक है जी। तो डींगा सारे लोग जानते हैं। अब इस गांव का बड़ा अजीब सा नाम है, अब मुझे वो भूल गया। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे एक फार्मर हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हैं। तो इनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, उसका खुलासा मैं आपके साथ पेश करूँगा, आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। उससे पहले कि मैं बात को स्टार्ट करूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग दिखाएं जनाब। ये बिल्डिंग देखें जनाब। ये बिल्डिंग जो है जनाब आपको देखने में नज़र आ रहा है, यहाँ पे कई सारे कमरे हैं और इसको बड़े अच्छे से प्लान किया गया है। अभी यहाँ पर डेयरी शेड को प्लान किया जा रहा है इस लैंड पे। अभी सब कुछ प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, अभी जानवर भी आने हैं, शेड भी बनना है, सब कुछ होना है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे रिहाइश का जो बंदोबस्त है ना जी, उस पे काम किया। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अक्सर फार्मिंग सेटअप्स के अंदर ये मिसिंग है, ठीक है जी। मैं मिसाल देता हूँ, एक फार्म, उस पे कुछ अरसा काम किया मैंने, नाम नहीं लूँगा उस फार्म का, अच्छी बात नहीं है ऐसे। तो वहाँ पर ना जी वॉशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो मतलब आप ये कह लें कि जब कोई मेहमान वहाँ पे आता है ना तो सबको टेंशन पड़ी होती है कि इन्होंने पेशाब ना आ जाए, इसको अगर वॉशरूम आ गया तो किस मुंह से लेके जाएंगे। तो वो जनाब अली वहाँ पर ना जी फार्मर से कई दफ़ा कहा कि यार वॉशरूम तो बनाओ यार। रात के टाइम उधर जाना हो वॉशरूम में तो वो मोबाइल की लाइट जला के जाना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि वॉशरूम इतना ही है कि एक बंदा उसमें बमुश्किल पूरा आता है। और रात के टाइम फिर अशरात भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं वहाँ पे। तो वो मैंने फार्मर को कहा, मैंने कहा यार ये वॉशरूम तो बनाए यार। तो उनका जो हार्ड स्ट्रेंथ थी वो तकरीबन 250 के आसपास उनका फार्म की स्ट्रेंथ थी उनकी। तो तो मुझे बताया गया, फार्मर कहते हैं जी जब 300 हमारे जानवर हो जाएंगे ना तो हम वॉशरूम बना देंगे। ये गलत चीज़ें हैं। मैं बहुत जो है ना जी फ्रैंकली स्पीकिंग आपसे बात करूँगा, ये चीज़ें गलत हैं। तो वो उसी फार्म की बात करता हूँ, वहाँ पर ना जी वॉशरूम में लोटा टूट गया। तो 3-4 मिनट से मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब जो थे वहाँ पे, मैं कहा यार लोटा ले आओ यार, साड़ी बड़ी मेहरबानी। अखीर फिर मैं डॉक्टर साहब ने क्या, मैं कहा हूँ अगले विरट से लोटा ना आया तो लोटा मैं घरों ले आना जी। तो फिर जाके लोटे का बंदोबस्त हुआ वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि फार्म नुकसान में है, और ऐसा भी नहीं है कि फार्म वाले को बहुत गरीब है। माशाल्लाह चंगा रख रखा हुआ है जनाब, और बहुत तगड़ी स्ट्रांग पार्टी, और फार्म भी चंगा भला प्रॉफिट में है, ठीक है भाई। डोंट नो कि ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तो मैंने कुछ सेटअप देखे हैं ऐसे जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर के रिहाइश के हवाले से प्रॉब्लम है। तो भाईजान सबसे पहले जब आप फार्म बनाएं तो काइंडली यार जो वहाँ पे आपने अपने वर्कर्स के लिए, अपने लिए, डॉक्टर के लिए जो रिहाइश है ना यार, उसको लाजमी उस पर काम करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उसको बोर्ड को पत्थर लगवा दें, टाइलें लगवा दें, एसी लगवा दें, दुनिया जहान की आसाइशें पूरी कर दें आप जनाब, उसको वहाँ पे एलसीडी लगवा दें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना कंफर्टेबल उसको कर दें कि वो जब फार्म से फारिग होकर डॉक्टर अपने रूम में जाए ना, तो उसको सुकून से नींद जरूर आ जाए। वो बेचारा मच्छर से तंग ना हो रहा हो, ठीक है जी, उसको कमरे से स्मेल ना आ रही हो। तो ये सब चीज़ों को काइंडली नोट कीजिएगा। बहुत मेरा मुअद्दबाना तरीके से ये बात आपसे करना चाहता हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, चंद लोग ऐसे हैं, इसलिए मैंने ये बात कर दी। और अगर आप सारे देखिए, अगर आप कहीं पे यहाँ पे कोई फॉल्ट है आप में, तो इसको ज़रूर ठीक कीजिएगा।
अच्छा, अब मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि ये फार्मर हैं, यहाँ पे 5.5 एकड़ ज़मीन है। आज हमने इस पूरी लैंड का मुआयना किया। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने फार्मिंग करनी है ना, तो इससे पहले कि आप शेड बना लें और फिर आप किसी भी बंदे को बुलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर मुज़म्मिल को बुलाएं, किसी भी बंदे को बुलाएं। तब वो बंदा आए, विजिट करे, और यार ये तो शेड आपने ऐसे बनाया था, ये तो गलत हो गया, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी थी, इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए थी, इसकी छत यहाँ पे होनी चाहिए थी, पार्लर यहाँ होना चाहिए था, ये फर्श ऐसे होने चाहिए था। तब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप पाकिस्तान में कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं, आपने जब स्टार्ट करना है उससे पहले जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये डॉक्टर मुज़म्मिल है, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, वो डॉक्टर ए है, डॉक्टर बी है, डॉक्टर सी है, उनको बुला के उनके साथ एक तो पूरा प्लान डिस्कस करें कि डेयरी का प्लान होगा क्या, कितने जानवर होंगे, कितना दूध होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे लेके चलेंगे, शेड कहाँ पे बनाएंगे, वेस्टेज कहाँ पे जाएगी, हमारे साइलेज के गोदाम कहाँ पे होंगे, हमारी वर्कर की रिहाइशें कहाँ पे होंगी, हम पार्लर कहाँ पे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें और अपने फार्म का पूरा एक नक्शा बना लें। अभी ये 5.5 एकड़ ज़मीन हमारे पास यहाँ मौजूद है। हमने इस 5.5 एकड़ का अगले 5 साल का जो प्लान है, वो हमने यहाँ बैठ के बना लिया। ठीक है जी। अब उस 5 साला प्लान को आप वक्फे वक्फे के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे पहले साल जी ये शेड बनेगा और पार्लर बनेगा, दूसरे साल ये काम होगा, तीसरे साल ये काम होगा। इससे आपको दो एडवांटेज होंगे। पहला एडवांटेज ये होगा कि जब आप प्लान के तहत काम करेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको चीज़ों को गिराना, तोड़ना, गिराना नहीं पड़ेगा। मुझे याद है, हमने जिस फार्म से स्टार्ट लिया, एसबी डेयरी फार्म, वो फार्म जब बना था ना, तो वो बना किसी और मकसद के लिए था। मकसद ये था कि उन जानवरों का गोबर लेके ज़मीन पे डालना था, ज़मीन को आबाद करना था। तो उन्होंने 15 या 20 जानवर लिए और मकसद था गोबर लेना। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, गोबर लेना मकसद था। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता दूध की डिमांड देखते-देखते वो फार्म जो था, वो एक डेयरी फार्म में कन्वर्ट हो गया। अब चूँकि प्लान्ड नहीं था, वो हमारे पास फार्म पे जब भी कोई बंदा आता था ना, तो हमें सफाइयाँ देनी पड़ती थी, जस्टिफिकेशंस, कि यार ये शेड इसलिए यहाँ पे बनाया है कि इस ये था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, ये जो शेड यहाँ पे इसलिए बनाया कि ये इशू था, वो इशू था। हर बंदे को हमें सफाइयाँ देनी पड़ती थी, जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती थी। फार्म आप एक दफ़ा बना लें, बनाने के बाद ये ना हो कि कोई बंदा आपके फार्म पे विजिट करने आया और सफाइयाँ देते रह जाए। बंदा बाहर से आया, उसको पता लगे यार कि काम प्लान के तहत हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया गया है। लोग आपको अप्रिशिएट करें। एक चीज़ याद रखिएगा, हर इंसान जो है ना, वो एप्रिसिएशन चाहता है। कौन है दुनिया में जो कहता है मुझे अप्रिशिएट ना किया जाए? अब एक बंदा जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर ले, उसके बाद बाहर से कोई बंदा आए फार्म पे और आके उसको ये बात सुना दे, यार तू शेड नहीं सही बनाया, गाँव तू ले आया पर मजा नहीं आया। उस बंदे को रात नींद नहीं आएगी कि यार मैंने करोड़ों लगा लिया और मुझे बंदा बात सुना आ गया। तो काम ऐसा करें कि लोग आए, आपको अप्रिशिएट करें, आपको डुप्लीकेट करें, आपसे कि यार हमने भी ऐसा करना है, हमें मैप दो यार, हम भी आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके फुट स्टेप्स पे जाना चाहते हैं। ये चीज़ जो है ना, ये समझें कि आपका 4 किलो खून बढ़ा देती है। तो हमने आज सारा प्लान कर लिया कि ये जो लैंड अवेलेबल है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे बनेगी, कैसे किया जाएगा, पूरा मैप बना के फिर इसको हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, फार्मर जो है, उन्होंने मुझसे आज कहा है कि मुझे ये बताएं कि दूध की मैं वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। ये बात जो थी ना, जब फार्मर ने मुझे की, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये फार्मर इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात इस फार्मर को ज़रूर कामयाब करेगी कि जिस बंदे के इधर ज़मीन पे अभी सवाए इस घास फूस के कुछ भी नहीं है, शेड बनना है, गाइयाँ आनी है, पार्लर लगना, सब कुछ होना, और बंदा आज पहले दिन से वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है। वैल्यू एडिशन में आपने देखने सुनने वालों के लिए आसान कर दूं, वैल्यू एडिशन कहते हैं कि दूध से आपने मसनूआत तैयार करनी है। आप घी तैयार कर लें, आप मक्खन तैयार कर लें, आप दही तैयार कर लें, आप फ्लेवर्ड मिल्क तैयार कर लें, आप पनीर तैयार कर लें, आप फ्रूट मिक्स योगर्ट तैयार कर लें, कुछ भी तैयार किया जा सकता है। फार्मर कहते हैं कि इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है, ही डजंट वांट टू सेल मिल्क। वो कहते हैं मैंने दोची ग्वाला नहीं बनना,
मैंने इस दूध को वैल्यू एडिशन करके मैंने इसको मार्केट करना है, और वो उनका प्लान ये है कि इसको वो योगर्ट में कन्वर्ट करेंगे और फ्लेवर्ड मिल्क में कन्वर्ट करके जो है मार्केट में फार्मर को देंगे। अब देखिए, जो बंदा आज इस एम एन ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है, ठीक है जी, ये बंदा इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगा। याद रखिएगा, एम्स मस्ट ऑलवेज बी हाई। आपको ख्वाब देखना किसी ने मना नहीं किया, आप ख्वाब वो देखें, बड़ा ख्वाब देखें, फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएं, मेहनत कर दें। हमें यकीन करें, फार्मर्स को 2-2 3-3 साल उन पे मेहनत करनी पड़ती है कि यार दूध का कुछ करो, यार आप दूध को अच्छे रेट पे सेल करो यार। फिर कहीं जाके फार्मर जो है उसको 2 साल बाद जाके होश आती है, फिर जनाब अली वो अपनी दूध की सेलिंग पे आता है। तो ये देखें, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं इस फार्मर का आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पे फार्मर ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेयरी के हवाले से बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कि जी इस कारोबार में रखा कुछ नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं किसी ने जो है ना जी नाकाम होना है और पैसे बर्बाद करने हैं तो डेयरी फार्मिंग में आ जाए। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि ये डॉक्टरों ने अपना फुद्दू लगाया हुआ है और ये अपना चूरन बेचते हैं। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो हर बंदे की बात सुननी चाहिए, क्रिटिसिज्म आप पे होता है, ठीक है जी। लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब अपना चूरन बेचते हैं और अपने पैसे बनाते हैं, डेयरी फार्म पे सवाए डॉक्टरों के किसी को कुछ नहीं बचता। लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है जी। कई दफ़ा नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स में कुछ लोग ये कह रहे होते हैं। तो बात ऐसे है, मैंने फार्मर को भी बताया, मैंने कहा देखें, हर चीज़ का ना काम करने का एक तरीक़ेकार है। आप गाय बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं, वलैती गाय का आप काम करना चाहते हैं, अगर आप कहें कि वलैती गाय को मैंने रखना उसी तरीके से है जैसे भैंस को रखा जाता है, ना मैंने शावर लगा के देना, ना मैंने पंखा लगा के देना है, साइलेज जी गर्म होता है, मैंने देना नहीं है, ठीक है जी। वनडे की बात करूँ तो नहीं जी, मैंने अपना नहीं बनाना, अभी मेरा छोटा सेटअप है, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हो जाऊँगा, मैं फिर वनडा बनाऊँगा। मिल्किंग मशीन और ये जी इससे साड़ू हो जाता है, मिल्किंग मशीन वाला काम बड़ा गलत है जी, बंदे हाथ ना छोड़ेंगे। मैं कहा जब आप कारोबार को उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं चलाएँगे तो ये आपको बहुत बड़ी चोट देगा। फिर मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि अगर आप पाकिस्तान का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा लें, क्योंकि पिछले 20 सालों में आपका जो इम्पोर्टेड ब्रीड है पाकिस्तान में आनी शुरू हुई। 2003-4 में चंद सेटअप थे, बाद में 2010 के बाद काफ़ी सारे लोग इसमें इन हो गए, 18, 20, 21, 22 में ढेर सारे लोग आ गए। अगर आप रेशो चेक करें, जो फार्म बंद हुए, जो सेटअप बंद हुए, अगर आप देखेंगे कि वो सेटअप जिनके जो अच्छे सेटअप थे, बड़े सेटअप थे, कॉर्पोरेट सेटअप थे, आप अगर उनकी तादाद को देखें कि कितने सेटअप है जो बंद हुए हैं, तो शायद आपके फिंगर टिप्स पे 1 या 2 फार्म ही होंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर मैं कोई कॉर्पोरेट सेटअप ऐसा नहीं जानता जो बंद हुआ हो। पंजाब की हद तक मैं बता सकता हूँ, मुझे बाकी सूबों का अंदाज़ा नहीं है। पंजाब में कोई एक भी कॉर्पोरेट फार्म बंद नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बेतहाशा 50, 100, 150 वाले फार्म आपको मिलेंगे जो बंद हो गए। मसला किधर है? मसला ये है कि कॉर्पोरेट फार्म्स पे बाकायदा टीम्स अवेलेबल हैं, वो प्लानिंग करती हैं, 1 साल आगे का सोचती हैं और अपने फार्म को दिमाग से चलाते हैं, ना कि दिल से। आज भी फार्म्स पे वही इशू है जनाब, है गां जेड़ी है ना डॉक्टर साहब, नहीं प्रेग्नेंट हो रही, नहीं हो रही, कितना दूध है इसके नीचे, ये तो खुश्क हो गई है, दूध से भाग गई है। ओ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसको सेल नहीं करना, ना इसकी तो माँ का बड़ा दूध है, ये तो बड़ी प्यारी है, ये तो बड़ा दूध देती है जनाब, ये तो बड़ी खूबसूरत है जनाब, इसकी तो धीएँ बहुत प्यारी आती है, नहीं इसको रखो यार, रखो, गब्बर करो डॉक्टर साहब, जोर लाओ। हमें तो एक फार्मर ने ये कहा था कि डॉक्टर साहब गा गबन कर दी ना ਤੁਹਾਨੂੰ जोगर लेके देने ने, एक डॉक्टर को कहा है गा गबन कर ਤੁਹਾਨੂੰ कार ले जाएंगे। मतलब वो लगाई जा रहे हैं जोर, बिला तुक्का जोर लगाई जा रहे हैं। अब डेयरी में प्रिंसिपल क्या है? डेयरी में वो लोग जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, अगर आप उनका एनुअल कलिंग रेट देखेंगे ना, कलिंग रेट कहते हैं कि कितने जानवर फार्म से साल में निकल गए। वो मर गए, टांग तड़वा गए, थन मर गया, बच्चा गिरा गए, फार्म से निकल गए, तो वो 15 से 20% तक चल रही होती है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, अगर एक फार्म है 500 एनिमल का, तो वो तकरीबन तकरीबन आपका 75 से 100 जानवर जो है वो आपका कलिंग में डाल देते हैं और अपने हर्ड में क्वालिटी एनिमल्स की तादाद को बढ़ाते चले जाते हैं। मेडिसिन कॉस्ट कम होती जाती है, प्रोडक्शन बेहतर होती चली जाती है और वो नुकसान नहीं करते, प्रोडक्टिव एनिमल्स बढ़ जाते हैं। अब एक फार्म मैंने विजिट किया 2 साल पहले, वहाँ पे स्ट्रेंथ थी तकरीबन 250 कैटल की। मैंने सारा फार्म देखा, मैंने कहा भाईजान ये जो आपने सिर्फ नंबर ऑफ हेड्स की गेम की हुई है कि हमारे पास 250 हेड्स हैं, मैं कहा इनमें काम वाले कितने हैं?
मैं कहा जी इसमें अगर मुझे आप इजाज़त दें ना तो मैं चार छंटी करके यहाँ पे सिर्फ 125 खड़े कर दूँ, बाकी सारे फारग हैं। ठीक है जी। वो डॉक्टर साहब पिंड वाले की कहणगे यार इन्हां को फार्म भी चले यार। एक तो ये बड़ा मसला है, शरीका जड़ा हमें ले दे जाता है फार्मर। कई मैंने देखे फार्म इसलिए बात नहीं करते कि जी साढ़े जो हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। उन्होंने तो हमें पहले कहा था देखो फार्म नहीं चलना, और तो जनाब सानू जिंदा हमें तो जीने नहीं देंगे। मैंने फार्मर को कहा, मैंने कहा देखो बात ये है, आप कहते हो कि लोग कहेंगे फार्म नहीं चला, तो मैं कहा यार जो बंदा फार्म पे आया उसको को 250 नहीं 300 का हक। तो मैं कहा किसी ने गिनती थोड़ी करनी है अंदर आके कि वाकई 300 है या नहीं। आप बताइए जो 300, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को, प्रोडक्टिव एनिमल्स को आप मेंटेन करो। फिर उस फार्म की कराई छांटी। वो फार्मर फार्म बंद करने जा रहे थे, मैंने कहा जी एक दफ़ा छांटी कर लें। छांटी की स्ट्रेंथ होगी जी 130, चंगी खुली छांटी की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो फार्म चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे बहुत सारों का रिस्क लगा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी है, वहाँ पे वनडे वाले भी हैं जो रॉ मटेरियल देते हैं, सीमन भी जा रहा है। वो कई सारे लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्क जुड़ा हुआ है, वरना वो जना पूरा सेटअप बंद करने का सोच रहे थे। तो याद रखिएगा कि फार्मिंग नेगेटिव नहीं है, मसला है हमारा, हम उसको उस अंदाज से करते नहीं है जिस अंदाज से करनी चाहिए। जब हम एक बंदे को गाय देते हैं ना, वो कहता है जी 25 लीटर वाली गाय दे दो, तो हम कुछ बातें उसके साथ करते हैं। हम कहते हैं अगर 25 लीटर वाली गाय लेनी है तो पंखा देना पड़ेगा नंबर 1, शावर देना पड़ेगा नंबर 2, आपको ओपन वेंटिलेटेड शेड देना पड़ेगा नंबर 3, आपको जानवर को मिल्किंग मशीन देनी पड़ेगी नंबर 4, साइलेज देना पड़ेगा नंबर 5, आपको खुद का बना के वंडा देना पड़ेगा नंबर 6, और आपको अपने जानवर की 3 दफ़ा मिल्किंग करनी पड़ेगी नंबर 7। अब आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस कर दें, आप 3 टाइम मिल्किंग मिस कर देंगे, 2 टाइम करेंगे, 15% प्रोडक्शन गई। आप साइलेज नहीं करेंगे, आप सबर चरा करेंगे, आपका 15-20% प्रोडक्शन आपकी और गई। आप पंखे शावर नहीं देंगे तो कुक का प्रोडक्शन गई। तो ये सारी चीज़ें जो बंदा पूरी करेगा वो जानवर से दूर ले पाएगा। जिसने ये चीज़ें पूरी नहीं करनी, एक और चीज़ बता दूं साथ में नंबर 8, कि जानवर को जाके खुला छोड़ दें, अपनी मर्जी से पानी पिए, अपनी मर्जी से खुराक खाए। हमारे करते क्या है, जाके जानवर को किले से बांध देते हैं, फिर कहते हैं जी हम 25 लीटर देगा वो। हाँ, ये 25 लीटर नहीं देगा। याद रखिएगा कि दुनिया में कभी कोई बंदा आपको ये कहता मिले ना कि यार मिसाल के तौर पे एक फार्मर है कहता है डेयरी फार्मिंग में कुछ नहीं है, नुकसानदेह काम है, तो याद रखिएगा कि इसमें उसका कसूर नहीं है। जो बंदा ये कहता है ना फार्मिंग में नुकसान है, उसका मतलब ये है कि इस बंदे ने जो ये कह रहा है, इसने बेचारे ने बड़ी कोशिश की, साल की होगी, 2 साल की होगी, 3 4 5 साल की होगी, एट दी एंड नाकाम हो गया। और इसको ये लगता है कि चूंकि मैं कामयाब नहीं हुआ, दुनिया का कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है जी। ये हमारे यहाँ एक अमूमी ट्रेंड ये है, हम ये नहीं सोचते कि अगर कोई बंदा कामयाब है हम उसको पूछें कि तू कामयाब है तो कैसे है। सीखना हम नहीं चाहते। याद रखिएगा, मेरे पास जो सेटअप है 6 सेटअप है। आपको क्या लगता है ये जितने 6 के 6 सेटअप जो चल रहे हैं, ये शौक से ही चलाई जा रहे हैं? क्या ये सदा नुकसान करते जा रहे हैं? ऐसे नहीं है। ये लोग पैसा भी बनाते हैं, ये लोग एसेट्स की शक्ल में, वच्छियों की शक्ल में भी गेन करते हैं, दूध की शक्ल में भी गेन करते हैं। याद रखिएगा कोई नुकसान का काम कोई 2 महीने कर लेगा, 4 महीने कर लेगा, साल कर लेगा, इतना लंबा अरसा नुकसान सारे नहीं करते। कुछ चंद लोग होंगे जिनके बाहर कारोबार हैं और वो इसको बस चलाई जा रहे हैं, वरना मेजॉरिटी फार्मर्स जो हैं वो प्रॉफिट मांगते हैं भाई, पैसे मांगते हैं। तो याद रखिएगा डेयरी फार्मिंग में जो ये फार्मर ने मुझसे बात की नेगेटिविटी की, मैंने कहा जी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को टेक्निकली लेके चलेंगे, मैंने मार्जिन्स की बात बता दी है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट इतना है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 105 रुपये से लेके 140 रुपये तक होती है। सर्दी के मौसम में 105, 110, 115 रुपये लीटर दूध पैदा करते हैं। हमारी जो कॉस्ट है सारे खर्चे निकाल के, बच्चियों का खर्चा भी निकाल के, गर्मी में हम 140 तक आ जाते हैं। अब आपने फैसला करना है कि अब आपका दूध की सेलिंग प्राइस क्या है, इसका फैसला आप कर लें। क्या 135 है, 150 है, 160 है, 200 है, वो आपका प्रॉफिट है। ये टोटल स्टोरी थी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे डिस्कशन जो हुई हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ इसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के सारे फार्मर आपको लगता है नुकसान ही किए जा रहे हैं। ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।